स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नीट का पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आपका पेपर सेकंड किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो इसमें 10 टॉपिक आते हैं और प्रत्येक टॉपिक से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 50 है पेपर फर्स्ट में। और नंबर की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो पूरे 100 नंबर का होता है पेपर फर्स्ट। तो यहाँ से आपको 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इन 10 टॉपिक को आपको पढ़ना है अच्छे से और इसी से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेपर फर्स्ट में शब्द इतने क्लिष्ट आते हैं, संस्कृत निष्ठ आते हैं इसमें शब्द कि थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। तो शब्दों को पकड़ना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिक्षमता को अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है शिक्षण क्षमता। मतलब एक अध्यापक में कैसी क्षमता, जो पढ़ाने की कला है वो कैसा होना चाहिए कि वो प्रभावी तरीके से बच्चे को जो भी सिखा रहा है, बच्चा आसानी से सीख जा रहा है, समझ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ही शिक्षण अभिक्षमता कहा जाता है। एक शिक्षक के अंदर कैसी शिक्षण अभिक्षमता होनी चाहिए और प्रत्येक शिक्षक के जो पढ़ाने की कला होती है वो अलग अलग होता है। तो वही होता है कि सबकी शिक्षण अभिक्षमता अलग अलग होती है। तो यही है शिक्षण अभिक्षमता और इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसके बारे में भूमिका बताएंगे, फिर उसके बाद शिक्षा का अर्थ और शिक्षण की परिभाषा, इन सारी चीज़ों को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे मानव संसाधन क्या होता है, तो मानव संसाधन एक टीचर ही होता है जो भी मतलब अपना योगदान दे रहे हैं समाज में, परिवार में या अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए। जो भी व्यक्ति अपना योगदान दे रहे हैं किसी विशेष कार्य में, तो वो मानव संसाधन है। तो अगर आपको टीचर बनना है या जो भी बनना है तो आप कहीं ना कहीं मानव संसाधन ही है। तो एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। किसी शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने की योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इसलिए शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को जानना हर अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होता है। तो ये एक तरह से भूमिका थी कि एक शिक्षक को क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा और शिक्षण। तो शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं, उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के किसी विशेष क्षेत्र में योगदान दे सकें। तो ये हो गया शिक्षा और शिक्षण। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा के अर्थ को 2 परिप्रेक्ष्यों में समझा जाता है, एक है व्यापक अर्थ और दूसरा है संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी हैं। हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती हैं। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में अगर आप बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जो भी सीखते हैं वो शिक्षा के व्यापक अर्थ में आता है। पूरा संसार, प्रकृति, आपकी सारी गलतियाँ सभी शिक्षा के व्यापक अर्थ में आती हैं, क्योंकि आप गलतियों से भी सीखते हैं। आप अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने कहीं भी जाते हैं तो आप वहाँ से कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा के व्यापक अर्थ में आती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि होता है। शिक्षा कक्षा, कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक या अध्यापक कहा जाता है। और यहाँ पे एक शब्द और आता है कि जो
शिक्षार्थी होता है उसको अध्येता भी कहा जाता है। तो अध्येता शब्द बहुत बार आता है यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अध्येता अध्यापक को कहा जाता है, अध्येता या शिक्षार्थी को। तो अध्येता मतलब होता है कि जो ज्ञान अर्जित करता है उसे ही, जो अध्ययन करता है उसे ही अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी शिक्षार्थी को अगर शिक्षा दे रहा है तो उसके सामने उसका व्यवहार सहजतापूर्वक होना चाहिए और मित्रतापूर्व व्यवहार उसका होना चाहिए उस बच्चे के साथ, तभी वो आसानी से बातों को समझ सकता है। तो एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया। तो यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन है जो 1996 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में कौन सा गुण विकसित होना चाहिए, किन किन मूल्यों का विकास होना चाहिए। तो इन्होंने बताया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, सामाजिक समानता का विकास होना चाहिए, उसके अंदर लोकतांत्रिक भागीदारी होना चाहिए, सहिष्णुता, सहकारी भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित होना चाहिए शिक्षा के द्वारा एक शिक्षार्थी में। तो ये जो रिपोर्ट है वो डेलोर कमीशन का है 1996 में। अब हम देखते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण दो प्रकार से होता है, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण। शिक्षण के प्रकार में दो प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? तो अनौपचारिक शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जो आप कहीं भी सीख सकते हैं, अपने घर परिवार में सीखते हैं। जैसे जब बच्चा जब अभी स्कूल नहीं मतलब जाता है तो उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुका होता है जो कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार से सीखता है, अपने अगल बगल के परिवेश से सीखता है। तो वो सारी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षण में आता है। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार और समाज द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। अतः हमारे परिवार के लोग एवं समाज के लोग ही अनौपचारिक शिक्षक हैं। अब हम देखते हैं औपचारिक शिक्षण क्या होता है। तो औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है। तो आप जो स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके शिक्षा प्रदान करते हैं, एक शिक्षक के द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, वो औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में परिवार, समाज एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। तो वर्तमान में माता पिता या घर परिवार के लोग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण इतने व्यस्त रह रहे हैं कि बच्चों को टाइम देने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो इसलिए आज की जो शिक्षा है, वर्तमान की जो शिक्षा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा औपचारिक बनती जा रही है। मतलब माता पिता बच्चों को शुरू से ही स्कूल में एडमिशन करवा दे रहे हैं और खुद टाइम नहीं देते हैं बच्चों पे। तो ये एक तरीके से आज की वर्तमान समय में शिक्षा जो है औपचारिक बनती जा रही है, अनौपचारिक शिक्षा में कमी आ रही है। अब हम देखते हैं शिक्षण की परिभाषा। तो यहाँ पे शिक्षण की कई परिभाषाएं लिखे हुए हैं हम, क्योंकि इसमें प्रश्न ऐसे आते हैं ना कि शब्द थोड़ा सा इधर उधर घुमा के देता है, तो आपको शब्दों पे पकड़ बनाना है और समझना है इसे। तो शिक्षण की कोई एक परिभाषा नहीं है। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण जो है वो अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। दूसरा है शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। तो कोई भी सिद्धांत है, जो भी अनुभव है या जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनको किस तरीके से सहजता से आप मानव पे उसका प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों पे, विद्यार्थियों पे प्रयोग कर सकते हैं कि वो उसे आसानी से समझ सकें और कोई भी सिद्धांत को अपने जीवन से जोड़ सकें। तो ये जो है शिक्षा के द्वारा ही आप बच्चों को बता सकते हैं या किसी को भी शिक्षा के द्वारा ही आप समझा सकते हैं, और वही शिक्षण है।
शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितना सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। तो यहाँ भी आप समझ रहे हैं कि शिक्षण जो है वो एक उसकी योजना होती है कि बच्चों को एक लक्ष्य होता है कि कहाँ तक बच्चों को पहुँचाना है, और इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितने अच्छे से समझ रहा है और चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। तो यही एक अच्छे शिक्षण की पहचान है। अगला है, शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकें। तो ये थी शिक्षण की कुछ परिभाषाएं। अब शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जिसे आपको समझना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो शिक्षण की अवधारणाएं जो हैं वो शिक्षण में कहीं ना कहीं अपना योगदान देती हैं। तो आइए देखते हैं। शिक्षण के 3 आधार हैं। शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। शिक्षा का जो मूल आधार है दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है और समाजशास्त्र है। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है, क्या, क्यों और कैसे। तो आपके पास कोई भी प्रश्न आता है तो वो इसी रूप में आता है, क्या है, क्यों है और कैसे है। तो इसको हल करने के लिए यही बताया गया है कि अगर आप इन प्रश्नों को, किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो इसमें दर्शन शास्त्र का योगदान होता है, मनोविज्ञान का योगदान होता है और समाजशास्त्र का योगदान होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट शिक्षा में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए कैसे हेल्प करते हैं ये, कि जो प्रश्न का क्यों है वो इसका उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है और यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। तो ये जो क्यों का अर्थ है वो दर्शन शास्त्र के द्वारा आपको मिलेगा। कैसे, तो कैसे का उत्तर मनोविज्ञान द्वारा दिया जाता है और क्या का उत्तर समाज द्वारा दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ें शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं और एक शिक्षक को उसके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि कोई भी प्रश्न है तो उसको क्यों, कैसे और क्या करके समझाए ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। अब हम देखते हैं शिक्षा में आदर्शवाद क्या है। शिक्षा में आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति, आत्मानुशासन, व्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है। संक्षिप्त शब्दों में हम कह सकते हैं कि सत्यम, शिवम और सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। तो आदर्शवाद ऐसा वाद है जिसमें नैतिकता पे अधिक जोर दिया जाता है और शिक्षा में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। नैतिकता बहुत ज़रूरी है शिक्षा में। अरस्तु एक विद्वान हैं। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकित करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। तो ये अरस्तु का कथन है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। अगला जो आधार है या अगली जो धारणा है वो है प्रकृतिवाद। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने देना चाहिए। गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। तो प्रकृतिवाद में ये कहा गया है कि बच्चे को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो जो करना चाहता है वो करे और अपनी गलतियों से, अपनी भूल से ही वो सीखेगा। तो इसमें शिक्षार्थी जो है वही मेन रूप से केंद्रित रहता है। इसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन शिक्षक निषेधात्मक रूप में कार्य करता है कि अगर वो समझ रहा है कि बच्चा कोई ज़्यादा गलत काम करने जा रहा है तो शिक्षक वहाँ पे मना करता है। तो इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार शिक्षार्थी को जो असत्य है
असत्य मार्ग से बचाना है। क्रिया द्वारा सीखना, क्रीड़ा मतलब खेल द्वारा सीखना, ह्यूरिस्टिक विधि द्वारा सीखना, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियाँ, ये सारे मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं कि जो खेल द्वारा सीखना है वो किस वाद के अंतर्गत आता है, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद। तो आपको बताना है प्रकृतिवाद। ह्यूरिस्टिक विधि भी प्रकृतिवाद पे आधारित है। डाल्टन द्वारा जो प्रस्तावित है शिक्षण विधियाँ वो सारी प्रकृतिवाद पे आधारित हैं। अगला जो है वो है प्रयोजनवाद। जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। तो जॉन डेवी हैं, इनको प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। प्रयोजनवाद के अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रयोजनवाद के अंतर्गत जो विद्यार्थी होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है, उसका माइंड एक्टिव रहता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है वो। तो यही है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं है। तो इसमें जो भी परंपरागत चीज़ें हैं, रूढ़िवादी चीज़ें हैं या कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होता है, इसको प्रयोग करके देखा जाता है। जो सामने दिखाई देता है वही सत्य होता है। तो प्रयोजनवाद के यही अंतर्गत यही आता है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। इसी के आधार पर, प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक शिक्षण विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ है। तो क्रियात्मक शिक्षण प्रणाली जो आरंभ हुआ है वो प्रयोजनवाद के आधार पे ही इसका मतलब निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद क्या होता है? तो इसके मुख्य प्रतिपादक किरकेगार्ड हैं। किरकेगार्ड इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। अस्तित्व को बनाए रखने या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। तो जो अस्तित्ववाद है इसका मूल मंत्र है अपने आप को जानो, खुद को समझो। तो किरकेगार्ड का कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व है। तो ये किरकेगार्ड का कहना है। अब जो शिक्षा में जिसका योगदान है वो है योग। योग का भी शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान है। भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं जिसमें से एक योग है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। इसके 8 घटक हैं। यम या आत्मनियंत्रण, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 घटक हैं। और अगर आप